जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? तो हम अपनी टैक्स की जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी सुप्रीम 21 अटेम्प्ट के लिए, उसका एक और स्टेप हम आज इंशाल्लाह बूट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स चैप्टर 4 के रिलेटेड या टैक्स के स्टेप्स को कंटिन्यू किए हुए हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ टर्म जो डिस्कस की थी आज उनको दोबारा हम रिवाइज़ भी करते हैं ताकि जो स्टूडेंट जस्ट ये लेक्चर सुन रहा है तो वो कुछ चीज़ें आपस में रिलेट कर ले। और फिर फर्दर हम जो इस वीडियो में डिस्कस करनी है एडिशनल पॉइंट्स जो डिस्कस करने हैं वो 5 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। इनकम क्या होती है टैक्स के अंदर, हेड ऑफ इनकम क्या है हम देखते हैं, टोटल इनकम क्या होती है एंड टैक्सेबल इनकम क्या होती है। हमने चैप्टर 4 के पहले लेक्चर में एक जो स्कोप ऑफ टैक्स डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स का जो लॉ है वो क्या कहता है कि किस तरह एक वन डिफाइंड जो उनकी डेफिनेशन है कि किस बंदे ने क्या टैक्स पे करना है। हमने वो ये पढ़ी थी कि इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम। हमने वीडियो 1 में टैक्स ईयर डिस्कस किया था कि टैक्स ईयर क्या होता है। हमने ये डिस्कस किया था उसमें कि टैक्स ईयर की 3 टाइप्स होती हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। हमने हर टाइप को डिटेल में डिस्कस किया था और उसकी एग्जांपल्स भी की थी ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर है एंड कौन सा टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर है एंड उस टैक्स ईयर में हमारे कौन से बजट के रेट्स लगने हैं हमने वो भी आइडेंटिफाई किया था, जिसको हम कहते हैं कि सच टैक्स शैल बी डिनोटेड बाय द रेलेवेंट टैक्स ईयर 21, टैक्स ईयर 22। वो जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट वगैरह है, जो इनकम है, उस पर जो रेट्स लगेंगे वो रेलेवेंट बजट ईयर के या टैक्स ईयर के लगेंगे। फिर हमने चैप्टर 4 की सेकंड वीडियो में पर्सन को डिस्कस किया था। टैक्स ईयर डिस्कस कर लिया, लॉ कहता है कि इनकम ऑफ एवरी टैक्स ईयर। हम अब इस काबिल हो गए हैं कि हम समझ लें कि टैक्स ईयर क्या होता है। और अब फिर उस बात हुई थी कि पर्सन पर्सन को हमने डिस्कस किया था। पर्सन हमारे पास 3 टाइप्स के थे, एक था इंडिविजुअल, एक था पार्टनरशिप या कंपनी, जो थर्ड उसमें इंक्लूडेड है पर्सन की डेफिनेशन में वो इंक्लूडेड है आपकी फेडरल गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट। फिर कंपनी की डेफिनेशन हमने डिटेल में डिस्कस की थी, जिसमें हमने पब्लिक कंपनी को विद डिटेल्ड सिनेरियो क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक एग्जांपल्स डिस्कस किया था क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आइडेंटिफिकेशन का। और वहां पर आई कैप एग्जामिनर का वो फेवरेट एरिया है जहां पर वो चैप्टर 4 में से 3-4 मार्क्स का सिनेरियो है वो मजाक मजाक में पूछ सकता है, उसको कहीं पर कुछ और जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमने वहां पर स्मॉल कंपनी का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि स्मॉल कंपनी क्या होती है एंड हमने फिर उस लेक्चर को कंक्लूड किया था। आज हम अपनी स्कोप ऑफ टैक्स में जो स्कोप में चीजें कवर कर रहा है, टैक्स ईयर, पर्सन, टैक्सेबल इनकम और टैक्स रेट, जो थर्ड एरिया है टैक्सेबल इनकम क्या होती है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने टैक्सेबल कैलकुलेट किस तरह करनी है। तो उस पर्पस के लिए मुझे पहले इनकम का पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है, क्योंकि इनकम के बाद फर्दर टैक्सेबल इनकम एक बात आएगी वो हम देखते हैं। तो इनकम नॉर्मली जिसको हम इनकम कहते हैं, अगर मैं कहूँ मेरी जॉब है, मैं एम्प्लॉई हूँ कहीं पर, तो मुझे सैलरी मिल रही है, वो मेरी क्या है, अर्निंग्स है, मेरी इनकम है। अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ तो उस बिजनेस पे जो मुझे प्रॉफिट आ रहा है, जिसे अकाउंटिंग प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है, मेरी इनकम है। अगर मैं एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक घर है, मैंने वो रेंट पर दे दिया है, उस पे जो मुझे रेंट मिल रहा है वो रेंट क्या है, मेरी इनकम है। मुझे एक बेनिफिट अर्न कर रहा हूं मैं। सिमिलरली अगर मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है 50 लाख की आज से 5 साल पहले, अब अगर वो मैं सेल कर रहा हूँ 60 लाख रुपए की, जो मुझे 10 लाख का गेन आ रहा है वो गेन क्या है, मेरा प्रॉफिट है, मेरी इनकम है। अगर मैंने एक मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, लेट्स सपोज 1 करोड़ है तो नहीं, सपोज कर लेते हैं, खुशी हो जाती है। मेरे पास 1 करोड़ रुपए था, मैंने जाकर किसी बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, उनसे मैं क्या लेने लग गया, प्रॉफिट ऑन डेट लेने लग गया, मार्कअप लेने लग गया, इंटरेस्ट लेने लग गया। जो वो इंटरेस्ट इनकम है वो क्या है, मेरा प्रॉफिट ऑन डेट है, मेरी इंटरेस्ट इनकम है।
ये डिफरेंट इनकम्स हैं। तो ये जो नॉर्मली जो जेनेरिकली जो हमारी इनकम की डेफिनेशन है उसमें जो चीजें फॉल करती हैं वही इनकम है। अब आपका लॉ किस तरह डिफाइन करता है आपकी इनकम को, भी आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी कि इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। अब चार्जेबल टू टैक्स ये होती है कि वो इनकम जिस पर आपका टैक्स बनता है वो आपकी क्या इनकम है। कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, तो वो एग्जेम्प्ट मतलब ये है कि जिन पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम, अगर एक फार्मर है, उसने क्या किया, कॉटन लगाई, कॉटन प्रोड्यूस की, फिर उसको बेचा इंडस्ट्री में, तो उसका जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, वो उसका एग्रीकल्चर इनकम है। तो उस पर उसका जो प्रॉफिट है, वो इनकम है, वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स पे नहीं करना। फिर सेकंड पॉइंट में कहता है कि एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर फाइनल टैक्स regime। जब हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे तो ये समझ आएगा ये क्या चीज है क्या नहीं है। तो इस बात को भी आप क्या कर दें, इग्नोर कर दें, रहने दें। सेकेंड पॉइंट में कहता है कि एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, एग्जांपल डिविडेंड्स, रॉयल्टी, प्रॉफिट ऑन डेट। आपको पता है डिविडेंड क्या होता है कि जब शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। वो भी शेयर होल्डर की क्या इनकम है, उसने इन्वेस्टमेंट की, उसको उस पर रिटर्न मिल रहा है, तो वो इनकम है, तो उस पर अब वो क्या चीज है, इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। सिमिलरली टैक्स regime में वो कहता है कि एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एग्जाम्पल दिए हुए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। फाइनल टैक्स क्या होता है, लॉ ने कुछ चीजें डिफाइन की हुई हैं, आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ चीजें डिफाइंड है। तो वो कहते हैं कि जो आपकी ये इनकम है, सपोज जो बिजनेस एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने अपने टोटल रेवेन्यू का, ग्रॉस रेवेन्यू का 1% जो बनता है पूरे साल का टैक्स ईयर को हमें टैक्स जमा करवाना है। वो क्या है, उसका फाइनल टैक्स है, फाइनल लायबिलिटी है। अगर उसके प्रॉफिट्स अरबों में आ रहे हैं, उस पर अगर 29 पर हमने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कंपनी होती है पब्लिक कंपनी, उसका जो टैक्स रेट है वो 29% है। लेट सपोज उसका जो प्रॉफिट पे अगर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं 29%, तो वो बनता है 50 लाख रुपए। जो एक्सपोर्ट के ग्रॉस रेवेन्यू पे जो 1% बनता है वो बनता है 40 लाख रुपए। हालांकि यहाँ पर जो आपकी गवर्नमेंट है उसको लॉस है 10 लाख रुपए का, तो उसने कह दिया ना कि यहाँ पर जितना एक्सपोर्ट का रेवेन्यू होगा उसमें उसको 1% क्या होगा, फाइनल टैक्स होगा। लेकिन सॉरी, एक्सपोर्ट्स को, सेक्टर को रिलीफ देने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बेनिफिट्स दिया हमें। तो ये आप डेफिनेशन है इनकम की, हम थोड़ा डिटेल में चले गए हैं इसको लेकर। अब आपकी जो इनकम है टोटल, उसको आपका टैक्स कहता है कि जनाब इसको ना मैं 5 हेड्स में डिवाइड करता हूँ। आपकी जिस टाइप की भी इनकम होगी, जैसे भी इनकम होगी, वो इन पांचों में से किसी एक के अंदर क्या हो रही होगी, कवर हो रही होगी। अब वो 5 हेड कौन से हैं, वो है, एक है सैलरी, जो एम्प्लॉई होगा, क्योंकि इन पांचों हेड्स के जो टैक्स के रेट्स हैं, जो टैक्स के रूल्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपने ये डिटरमिन करना होता है कि जो रेलेवेंट इनकम है ये किस सोर्स की इनकम है, मतलब ये कौन से हेड की है। प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस इनकम है, अदर सोर्स है, सैलरी है, या कैपिटल गेन है। ये सैलरी तो सिंपल सी बात है कि जो एक एम्प्लॉय को उसकी कंपनी से जो एम्प्लॉयर जो बेनिफिट दे रहा होगा वो सारे के सारे किस में फॉल करेंगे, सैलरी में फॉल करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो भी आप एक फिक्स्ड, जो एक आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे लैंड, बिल्डिंग, उसका जो आप अगर रेंट पे देते हो तो उसके लिए जो आपको रेंट रिसीव हो रहा है वो आपका सारे का सारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करता है। डिटेल चीजें जो बाकी हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। फिर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस का आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बिजनेस की सारी सेल्स, बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, जो नेट प्रॉफिट है, तो जो भी बिजनेस की अकाउंटिंग है सारी इनकम बिजनेस में फॉल करेगी। चौथा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन है, इसके अंदर आपकी काफी सारी चीजें कवर होती हैं। पहली कवर होती है कि अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हो, उस पर जो आपका गेन है, लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी थी स्टार्ट में कि 50 लाख की मेरी एक प्रॉपर्टी थी, मैंने 5 साल पहले परचेज की, आज मैं वो बेच रहा हूँ 60 लाख रुपए की।
मुझे जो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने पर 10 लाख का गेन आया है, वो मेरी इनकम है। अब वो इनकम किस हेड में क्लासिफाई हो रही है? कैपिटल गेन्स में क्लासिफाई हो रही है। जैसे कि शेयर्स, कंपनी के मैंने शेयर परचेज किए हैं, आपको पता है कि लिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज होते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ती है। मैंने शेयर परचेज किया एक 110 रुपए का, हफ्ते बाद उसकी वैल्यू हो गई 120 रुपए। तो मैंने वो क्या किया, शेयर मार्केट में बेच दिया और 10 रुपए की इनकम अर्न कर ली, गेन अर्न कर लिया। जो मुझे शेयर्स पर जो गेन आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, जो इनकम मैं अर्न करूंगा, वो कौन से हेड में वो फॉल करती है? कैपिटल गेन्स में फॉल करती है। पांचवा जो आपका हेड है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये क्या है? तो अब लॉ ने कहा कि यार मैंने कुछ इनकम्स को नाम लेकर स्पेसिफाई कर दिया है कि वो सैलरी में आएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी, कैपिटल गेन्स में आएगी। लेकिन उसके बाद भी काफी इनकम्स बच गई थी जो इन चारों के हेड्स के अंदर कवर नहीं हो रही थी। जैसे कि प्रॉफिट ऑन डेट, अगर मैंने एक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ना वो मेरी सैलरी है, ना मेरी प्रॉपर्टी इनकम है, ना वो डिपॉजिट करवाना मेरा बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस तो मेरा नहीं है ना ये कि मैं डिपॉजिट करवा दूं, ना वो कैपिटल गेन में फॉल कर रहा है। तो उस प्रॉफिट ऑन डेट को कवर करने के लिए, ऐसी इनकम्स को कवर करने के लिए जो ऊपर वाले चारों हेड्स के अंदर नहीं फॉल कर रही, तो लॉ ने कहा कि इन चारों के अलावा जो भी इनकम आपकी है, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज होगी। जैसे कि आपकी रॉयल्टी इनकम, जैसे कि आप जो प्राइस बॉन्ड्स परचेज करते हैं, अगर आपका प्राइस बॉन्ड निकल आया है, मैंने 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड परचेज किया हुआ था, मेरा 5 करोड़ का इनाम निकल आया, जो कि गरीब हमारा नहीं निकलता, ज्यादातर ये साद रफीक साहब का निकलता है या सुलेमान रफीक साहब का निकलता है, जो आपके नून लीग के हैं। तो ज्यादातर ही वो जब केसेस चल रहे थे तो उन्होंने कहा था ना कि इनकम कहाँ से आई, उनका ये देखें जी मेरा प्राइस बॉन्ड निकला था इस साल में, इस मंथ में, तो चीज आपकी क्या हो जाती है? वाइट हो जाती है। तो ऐसी इनकम को कवर करने के लिए लॉ ने एक सेपरेट फिफ्थ हेड इंट्रोड्यूस करवाया है, वो आपको क्या होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहते हैं। अब हम बात आती है हमारी टोटल इनकम की। टोटल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम आपकी होती है इन सारों जो हेड्स हैं, इन पांचों हेड से जो आपकी आने वाली इनकम होती है, इसको जब ऐड करते हैं तो जो आपकी इनकम होती है उसको हम क्या कहते हैं? टोटल इनकम कहते हैं। The income of a person under a head of income for a tax year shall be total of the amounts derived by the person in that tax year that are chargeable to tax under the head। अब फिर हमारे पास एक और चीज आती है, क्योंकि हमारे पास इनकम भी आ सकती है, लॉस भी आ सकता है। अब अगर मेरी टोटल रिसीट्स जो है, बिजनेस के जो सेल्स हैं वो है 50 लाख रुपए, मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो 60 लाख रुपए हैं, यहाँ पर मेरे पास लॉस आ सकते हैं 10 लाख रुपए का। इस क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर मेरा या तो इनकम होगी या लॉस होगा। सिमिलरली जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन पे क्या होना, मैंने शेयर परचेज किए किसी कंपनी के, 110 रुपए का एक मैंने शेयर परचेज किया, हफ्ते के बाद मैंने वो 105 रुपए पे क्या कर दिया? सेल कर दिया। मुझे यहाँ पर 5 रुपए का लॉस आया है, तो मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर गेन और लॉस दोनों हो सकते हैं, मतलब इनकम और लॉस दोनों हो सकते हैं। कैपिटल गेन के अंदर जो मेरा चौथा हेड है, उसमें भी इनकम भी हो सकती है और लॉस भी हो सकता है। सैलरी के अंदर या तो मेरी सैलरी होगी या फिर नहीं होगी, जीरो होगी या प्लस पॉजिटिव में होगी, मेरा लॉस सैलरी की हेड के अंदर नहीं आ सकता। सिमिलरली प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर या तो मेरी प्रॉपर्टी होगी, मैंने रेंट पर दी हुई होगी, मुझे रेंट रिसीव हो रहा होगा, मेरी प्रॉपर्टी इनकम होगी, या अगर मैंने रेंट पर बिल्डिंग नहीं दी हुई तो मेरा रेंट इनकम क्या होगी? जीरो होगी, वो उस पर लॉस या नेगेटिव में नहीं आ सकती। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, प्रॉफिट ऑन डेट या तो होगा या जीरो होगा, प्राइस बॉन्ड या तो निकला होगा या नहीं निकला होगा, मतलब जीरो होगा। डिविडेंड आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करती है, या तो कंपनी ने डिविडेंड इशू किया होगा जो मुझे मिला होगा, या फिर वो जीरो होगा। रॉयल्टी इनकम सिंपल सी बात है, अगर आप कोई एक ब्रांड है, अगर किसी ब्रांड का मैं नाम यूज कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं उसको रॉयल्टी पे करूंगा उसके नाम के अगेंस्ट। तो जो ब्रांड है वो उसकी रॉयल्टी इनकम है, या तो मैं उसको पे कर रहा हूँ या उसकी इनकम जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। मतलब दो ऐसे हेड्स हैं हमारे पास जिन पर लॉस और इनकम दोनों आ सकती हैं। जो बाकी तीन हेड्स हैं उन पर सिर्फ इनकम ही आएगी या जीरो इनकम होगी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीजें वैसे बीच में इंक्लूड की हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगी, ये फॉर जस्ट एक्सप्लेनेशन पर्पज है, बाकी इसमें और कोई बात नहीं है। टोटल इनकम क्या होती है?
total income of a person for a tax year shall be the sum of the person's income under all head of income for that tax year and person's income exempt from tax for that tax year। जैसे जी देखते हैं अब क्या चीज है ये। अब हमारे पास वो कहता है कि टोटल इनकम, उसमें दो चीजें वो क्लासिफाई कर रहा है। कहता है टोटल इनकम में दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं आपकी, एक होती है कि टोटल इनकम ऑफ ऑल हेड्स टू टैक्स, फिर वो कह रहा है कि एग्जेम्प्ट। हमें इसको अंडरस्टैंड करने से पहले अंडरस्टैंड करना है कि एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है। जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि एग्जेम्प्ट इनकम वो इनकम होती है जिस पर लॉ कहता है कि आपने टैक्स पे नहीं करना। अगर मैं इस डेफिनेशन को इग्नोर करूं और आपको खुद बता दूं इसको कैसे हो सकता है कि टोटल इनकम ऑफ ऑल हेड्स सम वो आपकी क्या होती है, टोटल इनकम होती है। अब फिर हम इस टोटल इनकम को फर्दर डिवाइड करते हैं दो चीजों के अंदर। वो फर्दर दो चीजें कौन सी हैं चलें देखते हैं। एक होती है आपकी टैक्सेबल इनकम, एक होती है आपकी एग्जेम्प्ट इनकम। अब एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी है? अगर मैं अपनी वो इनकम सारी की सारी, फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉ कहता है कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी, कोई फिक्स प्रॉपर्टी बिल्डिंग परचेज की है आज, अगर मैं उसको 4 साल के बाद सेल करता हूं, उस पर जो मुझे गेन आएगा वो मेरी इनकम तो है लेकिन उस पर मैंने टैक्स पे नहीं करना। तो हमने क्या करना है, जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें हमने डिटरमिन करना है कि क्या ये हमारी इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है कि टैक्सेबल इनकम है। अगर हम टोटल इनकम में से अपनी एग्जेम्प्ट इनकम लेस कर दें तो हमारे पास जो इनकम रिमेनिंग बच जाएगी वो टैक्सेबल इनकम बच जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारी टैक्सेबल इनकम बच जाती है। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास टैक्सेबल इनकम क्या होती है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है कि अगर हम टोटल इनकम में से अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को लेस करें तो हमारे पास क्या बच जाती है, टैक्सेबल इनकम बच जाती है। तो लेकिन यहां पर एक और चीज भी इंक्लूड कर रहे हैं कि डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं? डिडक्टेबल अलाउंसेस हमारे पास एक टर्म है, लॉ एक आपको एक तरह का रिलीफ देता है। कुछ आपकी जो एक्टिविटीज होती है, सोशल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, मैं आपको कुछ दे दूं कि ये आप अपनी टोटल इनकम में से, जस्ट लाइक ये है कि वो पोर्शन जो आप उन एक्टिविटीज पे इनकर करते हैं, आप जो पूरे साल में आप पेमेंट करते हैं उन एक्टिविटीज को लेकर, तो लॉ कहता है कि वो जो अमाउंट है वो एक तरह की आप अपनी एग्जेम्प्ट इनकम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि ज़कात, लॉ कहता है जो आप पूरे साल में ज़कात पे करेंगे, लेट्स सपोज 50,000 रुपए है, 60,000 रुपए है, वो आपको अपनी टोटल इनकम में से डायरेक्ट लेस कर सकते हैं। तो लेस करने के बाद जो आपकी इनकम बचेगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम है, जिस पर आपने क्या करना है, टैक्स पे करना है। फिर एक दूसरी बात इसके अंदर आती है, लॉ कहता है कि अगर आपकी जो बच्चों का एजुकेशनल एक्सपेंस है, अगर एक पेरेंट है, एक फादर है, अपने बच्चों का एक्सपेंस पे कर रहा है 5 जो भी पूरे साल का बनता है, तो उस पर वो आपको एक क्रेडिट देता है कि आपको ना ये बेनिफिट, अगर आपका ये पेमेंट आप कर रहे हैं तो आप अपनी टोटल इनकम में से अमाउंट लेस कर सकते हैं और वो क्या होगी, आपकी एक तरह से टैक्सेबल इनकम समझी जाएगी, मतलब इस पर आपने टैक्स पे नहीं करना।
इसी तरह की आपकी और भी कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती हैं क्या नहीं होती। तो आज की जो हमारा वीडियो का ऑब्जेक्टिव था, हमने डिस्कस करना था कि इनकम क्या होती है, हेड्स ऑफ इनकम क्या होती हैं, टैक्सेबल इनकम क्या होती है एंड सो ऑन। नेक्स्ट वीडियो जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपका है कि रेजिडेंट पर्सन क्या होता है। हम चलो तब वो क्या करेंगे वो डिस्कस करेंगे।